नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। आज हमारे साथ कल्याण सर हैं जिनका 32 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस एचआर जगत में है। सर अभी करेंटली एसीबी इंडिया के ग्रुप सीएचआरओ हैं जो अभी भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। सर ने रेमंड्स हो गया, यामाहा हो गया, रिको हो गया, ओनिडा हो गया, आपका हुंडई मोटर्स हो गया, तमाम इस तरह के इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनी में इन्होंने काम किया। सर ने एचआर फंक्शन को सपोर्ट से हटाकर इन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर इंडिया में स्थापित किया। अगर मैं एचआर की बात करूं तो सर के पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि कौन सा अनुभव नहीं है। वो आपका कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांजिशन हो, किसी कंपनी का मर्जर हो, जितने भी तमाम तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर एचआर की तरफ से होती है वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस सर के पास है। सर ने अगर इंडियन कंपनी का भी एक्सपीरियंस है तो मल्टीनेशनल कंपनी का भी, तो इन सब चीज़ों का संगम जो है वो सर के पास काफ़ी दूर दूर तक देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग कल्याण सर से मिलते हैं और उनके अनुभव से कुछ हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें कंपनी का जो भी पॉइंट्स होगा एक एक करके हम लोग एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। सर आज आधुनिक कंपनी में भी काम कर रहे हैं जहां पर कि एआई से लेकर और पिछले जितने भी टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम किया हुआ है। तो वो सब सारी चीज़ें सर के अंदर हैं जो एक एक करके हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं कल्याण सर का। थैंक यू सर। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको मैं ये भी कम्प्लीमेंट करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो ये स्थापित किया है इस प्रोग्राम को लीडरशिप अनफिल्टर्ड में, तो इसमें मैंने ये देखा है आपका कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एचआर प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएट किया है, और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म्स आपने यंगस्टर्स के लिए किया है जो कि एचआर के कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो रूबरू हो सके हमारे जो भी बिज़नेस के आज के जो बिज़नेस पार्टनरिंग की आप बात कर लें, चाहे एचआर एज ए बिज़नेस पार्टनर पहले आप सपोर्ट फंक्शन में देखते थे, लेकिन आजकल वो बिज़नेस पार्टनरिंग का रोल करता है। और एचआर बहुत ही ये हाल फिलहाल के वर्षों में एचआर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, जिससे कि मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने बडिंग प्रोफेशनल्स के साथ, चाहे हमारे जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल के साथ साथ इमोशनल भी हूँ क्योंकि लगभग आपसे 22 साल 24-25 साल हो गए आपको जानते हुए। और जब मैं कैरियर की शुरुआत कर रहा था तो मेरे को कॉरपोरेट में कोई नहीं जानता था, और ये मुझे बताते हुए आपके सामने फ़ख्र हो रहा है कि आप पहले इंसान थे जिन्होंने, जब भी मैं जिससे भी बोला तो आपका फ़ोन हाथ में होता था और आप बोलते थे कि चलो किसको फ़ोन करना है, जो भी हमारे कलीग हैं मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो एक समय था जिसने आप करके होंडा में, मारुति में, हर जगह ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो आपके सर्कल में हो। बहुत सारे लोग होते, अच्छा मैं आपके लिए बोल दूंगा, कर दूंगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आप पहले शख्स थे हमारी लाइफ में जो आपने हमेशा के लिए जैसे ही फ़ोन उठा और आपने तुरंत किसी को भी लगाया और बोला कि ऐसे ऐसे है और इनकी आप हेल्प करो। तो वो दिन आज भी मुझे याद रहता है। कुछ कुछ मेरे से भी गलतियां हुई हैं कि कुछ कुछ आपने बोला और मैं व्यस्तता, चाहे थोड़ी सी सराउंडिंग आजकल हमारे घर की और उस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो मैं कभी सपोर्ट नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम तो वो एक चीज़ रहा है। और आज पता नहीं मैं कितना बोल पाऊँगा आपके सामने, क्योंकि आपके साथ मेरा काफ़ी एक इमोशनल टच बहुत ज़्यादा है, जो मैं हमेशा एक दिल से याद करता हूँ कि जब आदमी एक कैरियर स्टार्ट करता है और जो शुरू में जो इंसान उसको थोड़ा सा हेल्प करता है, एक पुश करता है ऊपर उठाने में, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो उसके लिए भी मैं दिल से आपको धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। अरे सर अगर मैं कॉरपोरेट की तरफ मूव करूं तो लगभग आपका 32 साल से ज़्यादा 33 साल के अराउंड होने वाला है। तो आपने एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर
एक आपकी यंग जो स्टार्टअप कंपनी है वहाँ तक आपने काम किया, अभी कर भी रहे हैं आप उस चीज़ में। तो आज के डेट में जैसे आपने अगर मैं बात करूं तो रेमंड से लेकर ई कॉमर्स तक की कंपनियों में तक भी काम किया आपने और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। आज एआई और ऑटोमेशन के दौर में एचआर का जो डिफिनीसन चेंज हो रहा है वो आप उसको कैसे देखते हैं? आज के डेट में एचआर का डिफिनीसन कैसा हो गया है? देखिए, कंपटीशन का दौर है और हमारे ख्याल से यदि हम एआई की बात करें तो ये भी एक ह्यूमन जनरेटेड है और जो एआई का डेवलपमेंट हुआ है वो भी ह्यूमन ब्रेन ने ही किया है। चाहे हमारे जैसे यदि एचआर की बात करें तो एचआर का जो भी प्लेटफॉर्म यदि एआई के लिए क्रिएट किया गया है तो वो भी हमारे जैसे किसी एचआर प्रोफेशनल्स का ही कंट्रीब्यूशंस होगा। चाहे आईटी के जगत के जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उससे एआई डेवलप हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी करंट दौर में है जिससे कि हम compete कर सकें। एक ऐसा दौर था जब ह्यूमन से compete करता था, लेकिन एक ऐसा दौर अब आ गया है जिसमें हमको पहले ह्यूमन से करता था, फिर हम देश के बारे में बात करते थे, फिर हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करने लगे जिसमें कि ये लगा कि हमको ग्लोबली compete करना है और वहाँ का सिस्टम, वहाँ के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको अडॉप्ट करना है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आज एआई के तरफ से और उससे ह्यूमन ब्रेन को और जो नए एचआर प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उसको compete करना है मशीन से। और आज के दौर में टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। और उस टाइम को मतलब कम समय में हम कितना डिलीवर कर सके, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो गया है और इसी में एआई हमको सपोर्ट करता है एज ए टूल। लेकिन यस तो इससे compete करने से जो अभी जो है डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी एचआर के फील्ड में। सेकंड, परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव करेगा। जो लोग एक काम को पहले, बहुत सारे लोगों का मैंने पॉडकास्ट किया तो वो बोलते हैं कि पहले सीवी को छांटते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो एक आदमी के रिक्रूटमेंट में ही महीनों लग जाते थे। तो हमें लग रहा है कि एआई के और इन सब ऑटोमेशन होने से चीज़ों को काफ़ी फास्ट, जो कंपनी है काफ़ी ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलेगा। आपने बिल्कुल सही बोला। और आप इस चीज़ को भी समझिए कि यदि जो काम हम रूटीन में करते थे वो काम से हमको निजात मिल गया है एआई से, चाहे सिस्टम से और ऑटोमेशन से, और इससे हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी और बढ़ेगी और वो जो समय है उसको हम कुछ और प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं, कुछ और डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर बिल्कुल, हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और हम इसको एक इनर चैलेंज भी मानते हैं और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए भी चैलेंज मानते हैं, जिसको कि हम लोग को कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज, ह्यूमन प्रोफेशनल्स को, चाहे कोई भी जो बिजनेस लीडर हैं उनको ये सिखाता है कि वी शुड बी कॉन्स्टेंटली ऑन योर आवर टोज और हर एक चेंज को बहुत ही जल्दी एडेप्टिबिलिटी के अडेप्ट करके और उसको आगे की तरफ नए डेवलपमेंट के लिए अग्रसर करें और उसको, उस चैलेंज को कैसे हम कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपने एचआर में 3 दशक से ज़्यादा हो गया आपको, जो मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि इतना आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए ये सब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने लगभग 3 दशक से ज़्यादा इसमें दे चुके हैं। आपने क्राइसिस भी देखा, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा, आपने मर्जर भी देखे, बहुत सारे तमाम चीज़ों को आपने इसमें देखा है उस तरह से। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई एक ह्यूमन टेंडेंसी जो कि संगठन में आज तक वो फिक्स बना ही बना है, वो कभी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी कोई भी दौर आ जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो लेगेसी के तौर पर आता है कि कॉरपोरेट में वो हमेशा फिक्स ही रहती है। वो भले मर्जर हो जाए या कोई क्राइसिस आ जाए, कुछ भी हो जाए, संगठन पूरी तरह से एक स्थिर रहता है। कुछ चीज़ें उसमें हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी सेम ही चलती चली आ रही है। तो वो चीज़ आपके हिसाब से क्या है? मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, और मैं 3 दशक में, जहाँ तक जैसे 7 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग में गुजारा, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में आया, रिको इंडिया में मैं एचआर प्लानिंग देखता था। तो ये जो दौर रहा है और ये जो एक्सपीरियंस रहा है, हमको एक चीज़ बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, जब मैंने फर्स्ट जॉब संभाला था रेमंड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर एचआर, तो उस समय मेरे को एक चीज़ बहुत ही
बहुत ही स्ट्रांगली स्ट्राइक किया था, और ये इसलिए स्ट्राइक किया था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत लंबा स्ट्राइक हो गया था, और 40 दिन का स्ट्राइक में हमको एक चीज़ समझ में आया, एक तो ह्यूमन रिलेशंस और दूसरा अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी कि जो उस ज़माने में भी रही होंगी और आज भी रही होंगी, जो कभी भी वो चलती ही रहेंगी। कोई भी एआई आ जाए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी या कॉर्पोरेट बाई कॉर्पोरेट, टाइम बाई टाइम कभी चेंज नहीं होता है। वो कौन सी चीज़ है जो वो चीज़ है जो चलता चला रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, वो है ह्यूमन रिलेशंस। वो कभी ख़त्म वो नहीं कभी होगा। ख़त्म नहीं होगा, वो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसी से आप ये चीज़ समझिए कि एक ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा बिजनेस का यदि हम देखेंगे पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसमें पीपल सबसे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए पीपल का जो ह्यूमन रिलेशंस है, और पीपल एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत ही डाइवर्जेंट है। एक आदमी दूसरे आदमी से हमेशा भिन्न होता है, बट उसको कैसे आप उस फैब्रिक को कैसे नेट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, वो ह्यूमन रिलेशंस ही डिसाइड करता है। चाहे आप टॉप मैनेजमेंट से लेके यदि बॉटम मैनेजमेंट को ले, चाहे बॉटम मैनेजमेंट से टॉप डाउन से बॉटम, और बॉटम से टॉप अप, तो ये दोनों तरफ से ह्यूमन रिलेशंस ही बिजनेस के सक्सेस को डिसाइड करता है। ये मेरा बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मेरा भी वही मानना है सर कि कोई भी बिजनेस जो है वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चला जाए, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन रिलेशन से ही हर चीज़ आगे बढ़ता है। मशीनरी कितनी भी आ जाए, एआई कितनी भी आ जाए, लेकिन रिलेशन जो है वो हमेशा, आज एक रिलेशन की वजह से ही हम दोनों आज साथ में बैठे हुए, तो ये हमें लग रहा है कि ये हमेशा चलने वाली चीज़ है। सर, आपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और आपने टर्न अराउंड सिचुएशन दोनों संभाले हुए हैं। जब बिजनेस की जो तात्कालिक ज़रूरत होती है और लोगों का जो एक रिक्वायरमेंट होता है, जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे स्थापित करके चलते हैं ताकि दोनों का इम्पोर्टेंस बना रहे हमेशा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। यदि हम एक बिजनेस के ग्रीनफील्ड को देखें, चाहे जब स्टार्टअप को देखें, जैसे ई-कॉम एक स्टार्टअप कंपनी थी, जब मैंने वहाँ पे काम किया था, तो ऑब्वियसली जब कोई बिज़नेस स्टार्टअप होता है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, और तो उस समय बिज़नेस काफ़ी ही चैलेंजिंग स्टेट में होता है, और उस समय ये एक फोकस होता है कि हमको बिज़नेस को कैसे सक्सेस करना है, और पूरा टारगेट, पूरा फोकस बिज़नेस सक्सेस के ऊपर लगा हुआ होता है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये महसूस किया उस समय कि जो बिजनेस सक्सेस है, इट कैन नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, और बिजनेस सक्सेस के लिए पीपल का कंट्रीब्यूशन और पीपल का कमिटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस दौरान मैंने ये देखा कि, और उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट है एचआर के लिए कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ से आपका सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। किस तरह का रिक्रूटमेंट करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जो प्रमोटर्स हैं, चाहे जो फाउंडर्स हैं कंपनी के, उनका विजन क्या है, वो बिज़नेस को किस तरह। तो पहले तो एज एचआर प्रोफेशनल ये समझना ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, कंपनी का उनके माइंडसेट को जानना जरूरी है, हमारा हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, और किस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, उससे हम भिन्न कैसे हो सकते हैं। तो उस तरह के रिसोर्सेज, उस तरह के माइंडसेट के लोग, उस तरह के कमिटमेंट वाले लोग आपको बिजनेस में लाना पड़ता है, और वो एचआर के लिए और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, यहीं से कल्चर शुरू होता है। यदि किसी भी कंपनी का आप कल्चर को डिसाइड करना चाहें तो
वो कल्चर अपने आप में डेवलप नहीं होता, इट ऑल ह्यूमन ड्रिवन। चाहे आप टॉप टू बॉटम ले लें, लोग बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम फ्लो होता है कल्चर, बट एट द सेम टाइम हम ये बिलीव करते हैं कि बॉटम टू टॉप भी होता है। यदि आपका लीडर ऑफिस टाइम पे नहीं आ रहा है और आपके सबॉर्डिनेट टाइम पे आ रहे हैं, चाहे आपके सबॉर्डिनेट कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको टॉप लीडरशिप को भी वो फोर्स करता है उसको अडॉप्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए। तो ये दोनों तरह से, तो वहीं से कल्चर शुरू होता है, इसलिए रिक्रूटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं उसी से एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सेटअप टू फॉल बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, कोई मकान बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी बुनियाद जो है वो आप ऐसा सेटअप कर रहे हो कि वेदर इट विल फॉल और नॉट फॉल, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। इफ़ यू आर इग्नोरेंट अबाउट सर्टन फैक्टर्स, देन इट कुड बी पॉसिबल दैट it will be a failure. But ultimately, if it is a failure, then you will be thinking, तब आप न्यू में नहीं जाओगे, फाउंडेशन में नहीं जाओगे, तब आप सरफेस पे देखोगे किस लिए फेलियर है, और उस समय शायद आपको ये पता नहीं चले कि किस लिए फेलियर है। तो इसलिए जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपने स्टार्टअप के बारे में मेरे से सवाल पूछा, तो उस समय इस फैक्टर को लेके आगे चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि खाली नंबर्स पर, उस समय की बिजनेस हेड ने बोला नंबर्स नंबर्स नंबर्स, कंपनी ग्रो कर रही है और बाकी लोगों का ख्याल ना रखा गया हो? जी नहीं, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में से नंबर की बात होती है, चैलेंजेस होते हैं। हमने 14-14 घंटे 18-18 घंटे भी काम किया है बिजनेस में रह के, और वो ज़रूरी है, क्योंकि यदि, और दैट इज़ वेयर आई सेड दैट इफ़ आई एम मोटिवेटेड, आई एम कमिटेड, and if the motivation, if I'm my goal and organizational goal is combined, then हमको लगता है कि नहीं, हमको इसको सक्सेस है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मेरा सक्सेस है, यदि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, आप किसी कंपनी को एक ब्रांड के रूप में आप देखते हैं, तो ब्रांड के रूप में वो कंपनी अपने आप ही इस्टेब्लिश नहीं होती है। उसकी ब्रांडिंग, चाहे पीपल फर्स्ट फिलॉसफी की बात करते हैं, चाहे आप बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड किसी कंपनी को मिलता है, तो वो क्यों मिलता है? बिकॉज दैट फिलॉसफी वहीं से शुरू होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ह्यूमन बीइंग का गोल, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके गोल कंबाइंड है, और बोथ आर कमिटेड टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड एंड वांट टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन ए वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए ब्रांड इन इटसेल्फ, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड द बेस्ट प्लेस टू वर्क। सर ऐसा तो नहीं है कि खाली हम लोग एक फ़िलॉसफी बनाते हैं, मतलब उसी चीज़ को खाली दिखाने के लिए रहता है? सारी कंपनियां आज के डेट में बोलती है कि पीपल आर आवर बिगेस्ट एसेट, ये सब लोग बोलते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। लेकिन जब मैं ग्राउंड पर देखता हूँ, मैं 22-25 साल से देख रहा हूँ और डिफरेंट कंपनी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि खाली वो फिलॉसफी तक ही रह जाता है और ग्राउंड लेवल पर कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं? यदि फिलोसफिकल लेवल पे रहेगा और केवल फिलॉसफी है, चाहे केवल पॉलिसी लेवल पे है, यदि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि एज द टाइम मूव्स देन ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट लैंग्वेजिंग, और ग्रेजुअली वो उसका फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन फिर थोड़ी पीछे खिसकनी शुरू हो जाती है। तो यदि हम केवल ये बोले कि नहीं हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, चाहे कथनी और करनी में जब अंतर होगा तो फ़र्क तो आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क तो आएगा। वो टाइम की बात है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको भी महसूस होने लगा कि नहीं, हमारे कथनी पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया प्रॉपरली। सर मैं आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और हर तरह से रहता है, काम का वर्कलोड और चीज़ें होती हैं, हर जगह वेलबींग और वेलनेस की बातें हो रही हैं। आपके हिसाब से मतलब जो हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को मिस कर दे रहे हैं, तो कोई ऐसा कल्चर या ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसा सिस्टम जो एचआर की तरफ से बनाया जाए जो कि एक वर्किंग के साथ ही जुड़ जाए और लोग उसको डेली बेसिस पर करें, ताकि काम भी होता रहे और लोगों की हेल्थ भी हमेशा बरकरार रहे, वैसी चीज़ें क्या हो सकती हैं आपके नज़रिए से? मेरा अपना मानना है कि यदि आपका हेल्थ
और आपका वर्क लाइफ बैलेंस इज़ परफेक्ट, तो भी एक एम्प्लाई को बहुत ही अच्छा बूस्ट देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे कि हेल्थ और वेलनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं हुंडई मोटर इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ जिम की व्यवस्था थी। एम्प्लाई बाहर जिम करने जाए उससे बढ़िया हमारे कंपनी में आए, मॉर्निंग में आए, अर्ली मॉर्निंग जिम करें, योगा करना है योगा करें, टीटी खेलना है टीटी खेलें। तो गेम, इंडोर गेम प्लस जिम वगैरह की फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई थी और वेलनेस का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। तो पॉलिसी लेवल पे, कंपनी के कल्चरल लेवल पे वो एस्पेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल था। उससे एम्प्लॉय काफ़ी मोटिवेटेड रहते थे। दो एस्पेक्ट हमारा फुलफिल होता था, एम्प्लॉय लेट नहीं होता था, वो मोटिवेटेड था मेरे को एक्सरसाइज करना है, फिजिकल फिटनेस रखना है, सब फैसिलिटी हमको यहाँ पे अवेलेबल है। मैं बाहर के जिम में क्यों जाऊँ, मैं कंपनी के जिम में जा रहा हूँ, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैं यहीं पे टेबल टेनिस खेलूँ, हमारे कलीग भी मिलेंगे, मॉर्निंग भी खेल सकते हैं, शाम में भी खेल सकते हैं। तो उससे क्या हुआ था कि टाइमलीनेस इंपॉर्टेंट हो गया था। एम्प्लॉय बिल्कुल टाइम पे ऑफिस, एम्प्लॉय का कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा। शाम में थोड़ा लेट वर्किंग भी, यदि उसको मतलब एक गेम कर रहा है, उसको कुछ लगा कि कुछ छूट गया, अरे यार ये करना है, छूट के चलो इसको खेल लिया, मैं करके चलता हूँ उसको। लेकिन उससे इससे बॉन्डिंग भी बहुत है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग क्योंकि होती है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं जहाँ से यदि एम्प्लॉय में कोई नेगेटिविटी होती है, चाहे उसको, तो उसको आप बहुत ही मतलब कैजुअल है बट बहुत ही स्ट्रांगली गेज कर सकते हो। हर डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिलते Correct. हैं ना, तो हर तरह की चीज़ें होती है। Correct. कभी एचआर को फाइनेंस से नहीं बनती है किसी मुद्दे पर, Correct. तो जो वो ट्रेडमिल करते करते कुछ चीज़ें, वो भले वो Correct. उस समय का Correct. पॉइंट नहीं है, लेकिन Correct. चीज़ें हो जाती है Correct. कैजुअली Correct. बात करते करते। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, आप देखिए यदि जो हमारे अभी जो लेटेस्ट वेज कोड आए हैं, लेटेस्ट 4, उसमें जो गवर्नमेंट ने वेज कोड में डिसाइड किया है कि यदि कोई एम्प्लॉई आपके यहाँ से 40 ईयर से 40 ईयर से, तो कंपलसरी उसका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं तरह से, चाहे ये जो नया लेबर कोड, चाहे वेज कोड आया है, सॉरी लेबर कोड जो आया है, वेज कोड तो एक उसका एक कोड ऑन वेजेस है, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेसन पे वेजेस हैं। तो ये जो भी लेबर कोड नए आए हैं, इसमें गवर्नमेंट ने भी ये प्रोविज़न किया है कि एम्प्लॉय के हेल्थ एस्पेक्ट को, उसके वर्किंग आवर्स को, उसके वेलबींग को, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को, उसके जो वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें डेवलप करी हैं। और उसमें हेल्थ पे बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस दिया गया है, कंपलसरी मेडिकल चेकअप आफ्टर 40 ईयर्स। सर ये अच्छा है, अभी हर जगह ये चीज़ ना, जी। मैं तो 2007 से वेलबिंग में देख जी। रहा हूँ, जी। लेकिन आफ्टर कोविड इंडिया में, पहले हो सकता है बाहर की कंट्री में था, ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी इंडिया के कंपेयर में, वहाँ रिफाइन वे में, लेकिन अब इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा हर कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी है कि लोगों का वेलबिंग का ध्यान रखा जाए। सर मैं इन सब के अलावा अब मैं आपसे छोटे छोटे रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। जी। लगभग आपका 32 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, तो जो आने वाली जनरेशन है एचआर की, उसके लिए आपका क्या टिप्स होगा, क्या उनको बताना चाहेंगे कि उनके लिए क्या सीख होगी आपकी तरफ से? दो चीज़ है। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो आने वाला जनरेशन है, चाहे जो यंग प्रोफेशनल्स है, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ही अंडरस्टैंड्स द एम्प्लॉई रिलेशंस। दूसरा, वो यदि इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, तो जो भी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं अपने कैरियर के लिए, उसके प्रति समर्पण का भावना और कमिटमेंट। लगता है जेन जी जो बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है आज के डेट में हर जगह, उसमें समर्पण या उनमें ठहराव या उतलापन, ये सब तरह की चीज़ें उनमें कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या ये सही है या समय के साथ सही, मतलब ठीक है उनके हिसाब? मेरे हिसाब से जो अभी जो जेन जी की आप बात कर रहे हैं, तो
और थोड़ी देर पहले हमने एआई की बात करी, और थोड़ी देर पहले हमने ये भी बताया कि हमको बड़ा फास्ट मूव करना चाहिए। तो हमारा जेनजी जो है वो एआई से कनेक्टेड है। हमारा जो जेनजी है वो मशीन लर्निंग से कनेक्टेड है, तो वो उतावले होंगे ही, उनका डेवलपमेंट उस टाइप से हुआ है। लेकिन ये कहना कि उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को उनके कमिटमेंट के लिए अपने पेस को निर्धारित करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पेस में वो आगे बढ़ना चाहें उसी पेस में यदि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है तो उनका ग्रोथ डिटरमिन होता है, और उनके ग्रोथ के लिए यदि वो अपने ग्रोथ को मीनिंगफुल मानते हैं उस कंपनी में, तो वो कमिटेड रहेंगे। मुझे लगता है सर कि लाइफ में दो चीज़ें मैं जो जहाँ तक मैं देखता हूँ यंग जनरेशन के भी थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंटिन्यूटी और पेशेंस दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर चीज़ के लिए, कोई भी बिजनेस हो जॉब हो, उसमें ज़रूरी है। जी। तो ये चीज़ होना ही होना चाहिए। पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी काम करो उसमें कंटिन्यूटी मस्ट एकदम ज़रूरी है, और आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर कोई ग्रो कर सकता है। वो जो कुछ चाहे ना वो जेनजी हो चाहे कोई भी हो, इस चीज़ की बिल्कुल सही बात। अगर आपके पूरे कैरियर की लाइफ स्टाइल जो आपका लीडरशिप रहा है, अगर उसको एक रूपक के तौर में देखा जाए या बनाया जाए तो वो रूपक क्या होगा? रूपक को थोड़ा क्लैरिफाई करें, मैं समझ में नहीं पाया है। कठिन हिंदी है। मतलब आप अपनी जर्नी को अगर एक किसी सिक्के में या किसी स्टाइल में अगर ढालना चाहें तो किस तरह का उसका मानक क्या होगा, उसकी चिन्ह क्या होगी, अगर उस तरह से देखें तो? अपने जर्नी को मैं अपने स्टाइल से यदि देखना चाहूँ तो मेरा जो चिन्ह है वो मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि एक तो पेशेंस, दूसरा रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और तीसरा ऑलवेज फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस। तीन एस्पेक्ट को बहुत ही मैं एक लाइन और उसमें जोड़ देता हूँ, शायद आप बहुत ज़्यादा काइंड भी हैं, मतलब हर आदमी को लेकर उस चीज़ के लिए। मैं नॉर्मली पेशेंस लूज नहीं करता हूँ, और मैं रिएक्ट नहीं करता जल्दी। आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, कोई ऐसी कंपनी जिसका कल्चर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, वो कौन सी कंपनी रही है और क्यों हुआ आपको ऐसा? मैं दो कॉन्ट्रास्ट देना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो जो जापानीज़ वे ऑफ वर्किंग है, क्योंकि मैंने 5 साल रिको इंडिया में मैंने काम किया, और उसी कंपनी में जैसा आपने मेरे परिचय में शुरू में बताया कि मैंने मर्जर एक्विजिशन देखा, मैंने उस कंपनी में गेस्टेटनर मर्ज किया रिको में। इट वाज ग्लोबली टेकन ओवर बाय रिको। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि जो प्रोसेस एंड सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, और प्रोसेस और सिस्टम के मामले में चाहे भले हमको कभी कभी ये लगता है जैपनीज वे रिपीटेटिव है, बट उनका कॉन्सेप्ट ये है कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। उस कॉन्सेप्ट के लिए हम प्रोसेस को यदि बनाते हैं तो बहुत उतावलेपन पे तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं, उसको आगे पीछे देख के उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो ये चीज़ें मैंने जापानीज स्टाइल ऑफ वर्किंग में सीखा, और ये बड़ा ही मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, बट तो कभी लगता है ऐसा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होता है उसी। दूसरा मेरे को उसके कॉन्ट्रास्ट में भी देखा तो मैं जैसे ब्राइट पॉइंट में था, इट वाज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ पे ये था कि लेवल ऑफ ऑटोनॉमी इज़ वेरी वेरी हाई। एज ए लीडर व्हेन आई वाज कंट्री हेड HR, तो एज ए लीडर वहाँ पे मेरे को ये महसूस हुआ कि एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी है, जस्ट डू इट, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट।
जिस पे कि हम फिलॉसफी पे काम करते हैं। यदि हम गलत भी करते हैं तो यू कैन करेक्ट इट। उसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस और उस टाइप की चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली। तो इससे जो आपने जैसे भी बताया कि एक एनवायरनमेंट है जिसमें कि दो एनवायरनमेंट है, एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, बहुत प्रोसेस ड्रिवन है, बहुत सिस्टम ड्रिवन है, और दूसरा एनवायरनमेंट ये है कि आपका जो मन करता है आप उसको करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है, उसमें कुछ आता है तो आप चेंज कीजिए। तो ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किया और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए करियर का लेसन था। भारतीय और वैश्विक कंपनी में काम करने के बाद हर लीडर को कौन सी एक चीज़ है जो अहम, जो लीडरशिप क्वालिटी है, उनको क्या सबक लेनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए उनसे? एक तो यदि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे प्रमोटर ड्रिवन कंपनी हो, सभी का एक ही फोकस होता है कि हाउ टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल, हाउ टू थ्राइव इन वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और how to ensure that we become number one company globally. Now it is not a question that we should be thinking only in terms of in a limited boundary. So the organization are becoming boundaryless. तो उसके हिसाब से आपको जो वैश्विक स्तर से जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे जो नए प्रोफेशनल्स हैं, उनके एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, टाइम एंड स्पीड। ये दो एस्पेक्ट को लेके उनको बिजनेस पार्टनरिंग करना चाहिए, उनको मीट करना चाहिए। टाइम एंड स्पीड दोनों इम्पॉर्टेंट है। यदि कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज यदि कोई भी हम यदि प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हैं, यदि हम या तो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं या हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो ये डिलीवर हम किसके लिए कर रहे हैं? हु इज़ द अल्टीमेट यूजर? अल्टीमेट यूजर इज द कस्टमर, एंड देयरफॉर समटाइम यू, if you remember the tagline of Maruti old one, customer is a king, तो उसको देख के कर रहे हैं। तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में टाइम एंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यदि टाइम और स्पीड कम हुआ तो आप फेलियर होंगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, तो भी आप फेलियर होंगे। हम लोग आपस में बात भी करते हैं बहुत बार डे टू डे लाइफ में कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है तो इसका प्रोडक्ट लेना चाहिए और ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस कंपनी के पॉलिसी और उनके टाइम और स्पीड से ही रिलेट करके आपस में बात करते रहते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पर दिखता है वो चीज़ें। आपने कोई छोटी सी पॉलिसी में बदलाव किया हो जिसका बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट शॉप फ्लोर तक पहुँचा हो, वो कौन सी पॉलिसी रही है? एक पॉलिसी मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था, इसको पॉलिसी नहीं बोलेंगे, एक प्रोसेस था, और उसको स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको क्वालिटी सर्कल का भी नाम देते हैं, ये भी जापानीज़ स्टाइल ऑफ वर्किंग है। तो ये मैंने ओनिडा में इम्प्लीमेंट किया था, जब मैं ओनिडा में था, सॉफ्ट फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किया था, और वो सिस्टम था वहाँ पे, बट बिल्कुल डॉर्मेंट था। तो वो ज़रूरी था ये कि जैसे हम हिंदी भाषी हैं, तो मास पॉपुलेशन जो वर्कर्स का है, चाहे जो सॉफ्ट फ्लोर वर्कर हैं, चाहे सुपरवाइजर्स हैं, तो मास पॉपुलेशन हमारा हिंदी समझता है। उसको आप जापानीज स्टाइल में यदि इंग्लिश में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज़ को खाली ये नहीं कि आपने कोई गाइडलाइन बना ली, चाहे कोई बोल, तो उसमें हमने एक लघु समूह गतिविधि का एक सिस्टम डेवलप किया, जिसको लघु समूह गतिविधि हिंदी में बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। वो उसमें जैसे आपका फिशबोन डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया कि भाई ये ठीक है, ये मैन है, मटेरियल है, मेथड है, मशीन है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, जिससे यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। असेंबली लाइंस थी टीवी की, तो वहाँ पे जब इसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जब करने लगे, और उसको एक पहले तो एक्सप्लेन किया उनको, छोटे से ट्रेनिंग रूम में बना के पहले पुस्तक लिखी, उनको पढ़ने दिया, और पढ़ने के बाद उनको एक्सप्लेन किया
एक्सप्लेन करने के बाद उसको सॉफ्ट फ्लोर में डिमॉन्स्ट्रेट करने के दिखलाया कि ऐसे करो, तो उससे बड़ा ही एक अच्छा कंपटीशन का भावना डेवलप हो गया। और ग्रुप जो बिल्कुल डॉर्मेंट थी, 6-7 नए ग्रुप भी आ गए, और उसका मैंने कंपनी लेवल पे एक प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमारे कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर आके लोगों को पुरस्कृत किए, उनको रिवार्ड दिया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। तो ये एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट मेरे को उस कंपनी में ये इम्प्लीमेंट करते हो बड़ा ही अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस करता हूँ कि उसमें हमने काफ़ी चेंज किया। किसी कंपनी का कल्चर जो है बिल्कुल थका हुआ है, लेकिन टारगेट जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है उनके। अगर 90 दिन बाद अगर आपके काम को देखा जाए तो उसकी हेडलाइन क्या होगा आफ्टर 90 डेज के बाद? सपोज आप CHRO हैं, आप उस कंपनी के, लेकिन जिस कंपनी में है वहाँ का कल्चर बिल्कुल थका हुआ है और कंपनी ग्रो कर रही है, नंबर्स पर नंबर्स आए जा रहे हैं। तो जब हम आपकी वर्किंग स्टाइल को देखें 90 दिन के बाद, तो आपका हेडलाइन उस चीज़ का क्या होगा उसमें? मेरा हेडलाइन उसको लेके आफ्टर 90 डेज। परफॉर्म और पेरिस। तो परफॉर्म तो करना ही है, नंबर आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं कल्चर थका हुआ है, लेकिन कल्चर को भी साइड बाय साइड बूस्ट करना पड़ेगा। उस कल्चर को ड्राइव करने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कभी कभी कि ह्यूमन नॉर्मल साइकी है कि आप जितना उसको आराम देंगे उतना आराम वो मांगेगा, शरीर के लिए भी यही है। तो उसी तरह से कल्चर भी है, आप उसको जितना रिलैक्स करेंगे उतना लोग रिलैक्सेशन मांगेंगे, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस समय ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं, उसके सक्सेस को हमको ड्राइव करना है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि अदर यू परफॉर्म और पेरिस। तो ये आपका रहेगा परफॉर्मेंस एंड पेरिस। परफॉर्म और पेरिस। अच्छा, परफॉर्म और पेरिस। आप परफॉर्म कीजिए या तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा। तो 90 डेज के तो बाद समटाइम सॉफ्ट ग्लव्स, समटाइम हार्ड ग्लव्स, दोनों प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। कभी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आया होगा जहाँ पर आपने अपने बिजनेस सेट को, बहुत ही कठिन डिसीजन होगा, कोई कठिन डिसीजन है, उसमें बिजनेस सेट को ना बोला हो और वो आगे चलकर वो काफ़ी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहा हो? ऐसा कोई डिसीजन जो आपने अपने बिजनेस सेट को ना कहा? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मेरा फिलॉसफी ये है कि नेवर से नो। वो मेरा अपना मानना है कि यदि कोई भी आपके हेड ने आपको कोई काम दिया है तो फर्स्ट इंस्टेंस में मैं ना कभी नहीं बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको करने के लिए। नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके अनुभव से या आपकी सीख से लग रहा है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो भी बिजनेस हेड है, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। हो सकता है कि इसके 10 साल 5 साल बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रहे या ना रहे, लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आ सकता है, तो मुझे इसको ना बोलना चाहिए। ना बोलना चाहिए, तो उसके लिए मेरा अपना यही मानना है कि, और यहाँ पे भी मैंने काम किया है या जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे कोशिश सही होती है कि यदि फॉल्टी रिक्रूटमेंट है तो उसमें मैं ना बोलता हूँ, चाहे किसी भी लेवल पे हो कि सर ये ठीक नहीं है। और ख़ासकर मैंने ये माना है, देखा है, और मैं इसके नॉर्मली इस चीज़ को कोशिश करता हूँ ड्राइव करने का, कि कभी कभी ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई रेफरल का हमने भी पॉलिसी बनाया है सिस्टम में कि एम्प्लॉई रेफरेंस दे सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी ने किसी का रेफरेंस दिया, चाहे मेरे बॉस ने दिया कि हाँ इसको रख लो, बहुत अच्छा आदमी है, उसको मैं उसके जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, चाहे जो जॉब डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं, चाहे कंपनी के लिए जो उत्तम सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति है उसको हम यदि रखना चाहते हैं तो उसको हम उस एंगल पे एसेस करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि कैनवासिंग हो गई, बहुत ज़्यादा उसके फेवर में कोई होगा, तो मैं भले वो लगता है कि मेरिटोरियस है, बट हमको लगता है कि वो कंपनी के लिए आगे चल के घातक होगा, एंड देयर विल बी सिचुएशन व्हेन दैट पर्सन विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्टेन थिंग, तो उस कैंडिडेट को मैं नॉर्मली रिजेक्ट कर देता हूँ। उस पर चाहे उसके जो भी फॉल आउट हो, चाहे वो मेरे बॉस नाराज हो जाए, बट कोशिश ये करता हूँ कि सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है।
और यदि कन्वर्सिंग आप करेंगे, उसका मेरिट पे यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं मेरिट पे है तो हम नहीं लेंगे इसको। टर्न अराउंड के समय जब टर्न अराउंड होता है तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपके नज़रिए से कौन सी चीज़ होती है जो आप बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते? टर्न अराउंड के समय ऑब्वियसली डिमांड फॉर वर्क इज़ वेरी वेरी हाई, तो उस समय हमको वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, और उस एस्पेक्ट को कभी भी मैं नज़रअंदाज नहीं होने देना चाहता हूँ। रीजनेबल वर्क लाइफ बैलेंस कि वो रहे करेक्ट, वो रहे कि आदमी को यदि आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करेंगे, आदमी यदि रिजुविनेट नहीं होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी फिर नॉन प्रोडक्टिव ही ज़्यादा रहेगा। भले वो आप फिजिकली ही विल बी प्रेजेंट, बट मेंटली इफ इज नॉट प्रेजेंट सर तो नहीं कर सकते। आपने बहुत बार ना वर्क लाइफ बैलेंस की बात की है, तो मैं सोचा कभी पूछ ही लूँ। हमें लगता है कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस किसी कंपनी बना सकती है या इंडिविजुअल लेवल पर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं? दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, बट यदि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बहुत सी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। जैसे अभी तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि सिटी बैंक में काम किया। अभी हो सकता है पॉलिसी चेंज होगी, और बहुत सी कंपनी में ये मैंने देखा है, और हमने भी कोशिश करी है कुछ कंपनी में कि वहाँ पे ईयर एंड में चाहे साल में जो आपको अर्न लीव मिलता है तो कंपलसरी 10 डेज लीव का प्रोविज़न है एज ए पॉलिसी। देखिए, इसको वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, और इसको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के भी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो सिटी बैंक में जो पॉलिसी है कि भाई कंपलसरी लीव है, 10 डेज आपको ईयर एंड में लेना है। दो एस्पेक्ट, एक तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की पहले ह्यूमन एस्पेक्ट की बात कर लें। 10 दिन यदि छुट्टी लेगा, अपने फैमिली के साथ बिताएगा, कहीं बाहर जाएगा, रिलैक्स होगा, रिजुविनेट होगा, उसका जो वर्क मोनोटोनी है वो ब्रेक होगा। तो ऑब्वियसली जब वो 10 दिन के बाद लौट के आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट, चाहे एक रिजुविनेट होके एक अच्छा काम करेगा और मोटिवेटेड होगा। एक तो ये एस्पेक्ट है जिसमें कि वर्क लाइफ बैलेंस की होगी। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही फ्रूटफुल है। पहला कि जब वो 10 दिन की छुट्टी पे जाता है तो उसका जो इमीडिएट जूनियर है वो उसका काम देखेगा। तो उससे क्या हो गया, आप नेक्स्ट लेवल डेवलप कर रहे हैं, पहले लीडरशिप पाइपलाइन आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो बंदा सीखेगा। तीसरा, क्या उसके बॉस ने कोई ऐसा काम किया हो जो कि कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो कि सरफेस पे नहीं हो, तो हो सकता है वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए। और तीसरा, यदि 10 दिन कंपलसरी छुट्टी लेके जाता है अर्ली, तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी इनडायरेक्टली, क्योंकि उतना आपका लीव इनकैशमेंट का प्रोविज़न कम हो गया, तो फाइनेंशियल्स भी बेटर हुए, और ये कंपलसरी लीव का पॉलिसी में सर ये तो ठीक है, 10 डेज वाला सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम 365 दिन में से 10 दिन देते हैं तो वो, लेकिन जब हम 355 दिन की बात करते हैं, अगर उसमें अगर उसका उठना, काम पर जाना, उसको वर्क का काफ़ी पसंद आना, जो कल्चर अगर ड्रिवन कंपनी है, अगर पूरी तरह से, अगर मान लीजिए कि हम कंपनी जा रहे हैं लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि यार इस बॉस के साथ काम करना है, ये करना है, कल्चर ही ठीक नहीं है, सुबह हम 9 बजे सोकर उठ रहे हैं, रात तक लेट लपेट बैठे हुए घूम रहे फिर, तो वो तो पर्सनल लेवल पे भी तो देखना पड़ेगा, वही वो मैं तो बोल रहा हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, पर्सनल लेवल, आई एग्री विथ यू। मैं मानता हूँ कि तो कंपनी तो बनाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस हम और आप भी डेवलप अपना खुद का भी कर सकते जी हैं। जी, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी क्योंकि इम्पोर्टेंट सबके लिए 24 आवर्स हाँ, ही होता है, correct, तो अगर correct, उसको हम करेक्ट कर ले तो कहीं ना कहीं करेक्ट, और भी चीज़ें सही हो सकती सही हैं। बात, तो ये मेरा अपना एक नहीं नहीं नहीं, point बिल्कुल है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, और ये है एस्पेक्ट। कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आप कैश के बदले छोड़ सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं आप उसको छोड़ सकते? बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ।
कैश के बदले छोड़ सकते हैं। कैश के बदले छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो कि कुछ भी हो जाए हर हालत में उसको बचाना चाहेंगे, उसको आप नहीं छोड़ सकते। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में दोनों बता दीजिए। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसको हम नहीं छोड़ सकते, वर्क लाइफ बैलेंस को। कैश के बदले आप कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, मतलब कैश इम्पोर्टेंट नहीं है उस समय, वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एस्पेक्ट यदि हम देखेंगे तो वो है कि एम्पावरिंग अदर्स, वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये भी हम शायद हम कैश के बदले छोड़ दें। ठीक है, हमको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमको टेंजिबल कोई कैश हमको नहीं चाहिए, बट ये मेरा एक इनर डिज़ायर है कि वट एवर आई हैव लर्न आई शुड गिव इट बैक टू द पीपल हु आर ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ माई फेलो कलीग्स, उनको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, मैं हर जगह गया हूँ और जो आपसे जो भी लोग मिला है, अगर आप कोई काम लेकर गया है तो आप किसी भी हद तक जाकर ज़रूर, मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भले वो नहीं भी होने वाला है, लेकिन आपका इंटेंट हमेशा सही रहा है और बहुत सारे लोगों को आपने वो किया भी है। मतलब भले वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपने ज़रूर किया है। ये मेरे को पूरे अच्छी तरह से, और मुझे बताते हुए भी फ़ख्र हो रहा है कि मैंने काफ़ी दूसरे लोगों से सुना हुआ है। आपके मुंह पर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो गए हों और वो खाली हाथ लौटे हों, और करने लायक है तो ज़रूर आपने उसको किया हुआ है। कोई ऐसा काम जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म किया हो, जैसे लगता है ना कि इरिटेटिंग है, चाहे ये टाइम टेकन है, चाहे इस तरह की चीज़ों से काम कंपनी का ग्रोथ रुक रहा हो, चाहे हो सकता है कि अगर इसको हटा देने से भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या कुछ भी, वैसे कौन सा कोई ऐसा काम जो आपने अपने कैरियर में या करंट में कभी भी वो ख़त्म किया हो, बंद किया है? नॉर्मली मैं जो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ वो है ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रेप वाइन होता है, और ये नॉर्मली एक ह्यूमन साइकोलॉजी आप टेंडेंसी देखेंगे कि लोग आपस में कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे कंपनी के कुछ डिसीजंस को लेके बात करते हैं, और उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकाल के उसको वो फैला देते हैं। ग्रेप वाइन है, बड़ा तेज़ी से वो फैलता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कोशिश करता हूँ, चाहे मैं टीम में तो मैं डायरेक्टली लोगों को बोलूँ कि ये चीज़ बंद करो। उससे क्या है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी होती है। तो आपको कुछ सुनना है, आप डायरेक्ट आके बात करो। ग्रेप वाइन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, उसको मैं जहाँ भी जाता हूँ और ये देखता हूँ तो मैं डायरेक्टली टोकता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि बंद हो जाए वो बिल्कुल। सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपने लगभग 33 साल वर्किंग करते हुए होगा, कुछ ऐसा हॉबी या कोई हिडन टैलेंट जो एचआर जगत में लोगों को, या एक्सआईएस, आप तो एक्सआईएस से पढ़े हुए हैं, आपका ग्रुप भी ना जानता हो, ऑलमोस्ट कॉलेज वाले तो सभी लोग जानते ही हैं पॉजिटिव और निगेटिव सारी चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव वे में जो आपकी एक हॉबी रहा हो, या आपका कोई हिडन टैलेंट जो अभी तक कोई सोसाइटी में नहीं जानता हो, अगर वो कुछ हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें। हॉबी के बारे में आप यदि पूछेंगे तो राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज टू जब से भी मैंने होश संभाला है, चाहे आप स्कूल डेज से ही कह लीजिए, तो मेरा एक हॉबी, बहुत ही अच्छा हॉबी है, वो है गार्डनिंग। और गार्डनिंग करने से बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप एक छोटा सा पौधा लगाओ और उसको डेली इसका नर्चरिंग करो, वो डेवलप करता है, अल्टीमेटली इट ब्लूम्स, तो एक बड़ी खुशी देती है वो अंदर से, बहुत ही बैलेंस। तो उसको थोड़ा मैं देखता हूँ कि वो टैलेंट जो है मेरा बिल्कुल बरकरार है, और उसको कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी को कुछ डिलीवर करता हूँ, जैसे यदि मैंने कोई ट्रेनिंग सेशन ही ले लिया, चाहे कुछ ट्रेनिंग कर दिया, और लगता है कि लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, तो मेरे को अंदर से एक बहुत ही खुशी देता है, जिससे कि
ह्यूमन जो आपको मैंने पहले बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ काम करें तो जो मेरा नॉलेज है उसको हम उनको ट्रांसफ़र करें और वो डेवलप हो। तो ये चीज़ मेरे को वहीं से सीख मिली है, मेरा एक इनर पैसन है ये जिसको बहुत कि अच्छी मैं बात है कि बरकरार आप रखना अपने चाहता हूँ। कलीग को भी ऊपर उठाने की जी, हमेशा कोशिश जी, करते हैं। जी। और कुछ सर, अगर इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा मैं एक कोट है जो कि डेनियल वेबस्टर जो है वो उसके आई केम अक्रॉस दैट कोट रिटन बाय डेनियल वेबस्टर, और वो ऐसा है जिसको कि मैं ये सोचता हूँ कि ये एचआर का सार है। और वो इस तरह से है, इफ़ यू वर्क ऑन मार्बल इट विल पेरिस, इफ़ यू वर्क ऑन ब्रास time will efface it. If you rear temple, it will crumble into dust. But if you work on immortal minds and instill into them just principle, it will brighten and brighten to all eternity. और मैं इसको एचआर का सार इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम एज एचआर प्रोफेशनल्स हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी पॉलिसीज़, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, यदि वो हम किसी को दे के जाते हैं तो उसका निखार और आगे चल के बढ़ता ही जाता है, निखरता ही जाता है, निखरता ही जाता है, निखरता ही जाता है। एचआर का काम वो नर्सरी वाला है सर। अगर नर्चरिंग इज वेरी नर्चरिंग जो है, जो आप एक पौधे को सींच कर बड़ा करते हैं, जी, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आज मुझे एक परफेक्ट चीज़ मिला, मतलब उसमें कि एचआर का रोल अगर देखा जाए जी, तो वो नर्सरी वाला ही है, जहाँ से कि एक छोटे पौधे को बड़े पौधे में जी। बनाया जाता है उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रंजीत जी फॉर टेकिंग योर टाइम एंड गिविंग मी दिस थैंक अपॉर्चुनिटी। यू सो मच सर, अपना टाइम निकाल कर मुझे देने के लिए। और आप लोग भी सर को देखिए। सर अभी करंट एसीबी कंपनी में एज ए CHRO, ग्रुप CHRO के तौर, ग्रुप HR हेड के तौर पर सर काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर सर को फॉलो करिए। सर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, काइंड और सपोर्टिव रहे हुए पूरी लाइफ अपनी। और मैंने पूरे पॉडकास्ट में भी इस बात को बोला है और मैं फ़ख्र से बोला हूँ, क्योंकि मैं सर को लगभग 20-22 साल से, जब से मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से मैंने सर को फॉलो किया है और बहुत पास से देखा हुआ है। इसलिए मैं एकदम रियल और दिल से इस चीज़ को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सर को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप सर से आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। मैं चाहूँगा और लोगों से आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें।